हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 3 डिस्कस कर रहे हैं जे एडवांस 2018 पेपर 1 ऑफ मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे दो पैराग्राफ गिवन है। मैं पैसेज रीड करता हूँ एंड एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो लेट एस बी द सर्किल इन एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स वाई प्लेन का मतलब जेड की वैल्यू 0 है, तो हमें सब टोटली 2D में रहना है। एंड क्वेश्चन इस पे इस तरह गिवन है, लेट E1 E2 एंड F1 F2 बी द कॉर्ड्स ऑफ एस पासिंग थ्रू द पॉइंट P नॉट 1, 1 and parallel to x-axis and y-axis respectively. And there is another chord, let g1 g2 be the chord of s passing through p naught and having the slope -1. ओके, सो यहाँ पे तीन कॉर्ड्स गिवन है अब तक, और तीनों के तीनों जो कॉर्ड है वो पी नॉट से पास कर रहे हैं। लेट द टेंजेंट टू एस एट E1 E2 मीट्स एट E3। ओके, तो फर्स्ट जो कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट्स पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की है जो कि पॉइंट E3 पे जाके मीट कर रहे हैं। इसी तरह जो F1 F2 कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट पे फिर से टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो कि F3 पे जाके मीट कर रहे हैं। एंड इसी तरह G1 G2 के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो कि G3 पे जाके मीट कर रहे हैं। फिर हमसे पूछा जा रहा है देन द पॉइंट्स E3 F3 G3 लाई ऑन विच कर्व। सो यहाँ पे जेई ने क्या किया, क्योंकि जेई के सिलेबस में जनरली से टीचर्स बोलते हैं कि पोल एंड पोलार नहीं है, राइट। तो उन्होंने डायरेक्टली पोल क्या है पोलार क्या है वो क्वेश्चन में यूज़ ही नहीं किया। इन शॉर्ट उसने पोल पोलार के पीछे का जो बैकग्राउंड है कि पोल कैसे डिफाइन होता है, पोलार कैसे डिफाइन होता है, वो सब बना के एक स्टोरी बना के क्वेश्चन पूछा है। तो मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ ताकि फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ हमें क्या करना होगा, हर एक कॉर्ड फाइंड करनी होगी, कॉर्ड के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना होगा, फिर एक और इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना होगा, और फिर हमें तीन पॉइंट्स को दिखाना होगा कि किस पे लाइन करते हैं, लाइन पे या सर्किल पे या हाइपरबोला पे, जो भी है। तो पहले समझ लेते हैं पोल क्या है पोलार क्या है। तो इसमें इस तरह है कि फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट पी इफ़ वी ड्रॉ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल। ठीक है, अब ये जो पॉइंट पी है वो सर्किल के बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। जो मैंने आगे डायग्राम बनाया है वो अंदर वाली सिचुएशन के लिए बनाया है क्योंकि वो क्वेश्चन से मिलता जुलता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 1, 1 जो पॉइंट है वो सर्किल के अंदर है। ओके, तो फिर से रीड करता हूँ, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट पी इफ़ वी ड्रॉ कॉर्ड्स ऑफ सर्किल एंड फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ दीज कॉर्ड्स। ठीक है, अब कौन से कॉर्ड, हर एक कॉर्ड के जो दो एंड है पेयर वाइज, मतलब उसी कॉर्ड के दोनों एंड की बात कर रहा हूँ मैं। वी ड्रॉ टेंजेंट्स एंड देन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टेंजेंट्स लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन अब बनेगी उसको मैं एल से लिख रहा हूँ, और जो फिक्स पॉइंट पी था उसको मैंने पी से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पी डिफाइन है वो है पोल, और जो लाइन एल डिफाइन है वो है पोलार। तो अगर हम पोल को अगर हम x1 y1 से डिनोट करें तो इक्वेशन ऑफ पोलार हम लिख सकते हैं इससे t इक्वल टू 0 वाले एक्सप्रेशन से। अब t इक्वल टू 0 वाला एक्सप्रेशन क्या होता था, उसमें हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते थे x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते थे y1 से, जैसे याद आ रहा होगा। 2gx को रिप्लेस करते थे g इंटू एक्स प्लस x1 से। इसी तरह 2fy को हम रिप्लेस करते थे f इंटू वाई प्लस y1 से, राइट। ये सब चीज़ है, तो यहाँ पे इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि अपने पास सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है सर्किल की इक्वेशन में, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट पी गिवन है, अब समझो पी पॉइंट क्या है हमारा 1, 1 है, और फिर इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इनको मैं बोल सकता हूँ ये कौन से हैं, E1 एंड E2 एंड पॉइंट्स है। यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ की वो E3 पे जाके मिल रही है। फिर हमने एक और कॉर्ड ड्रॉ की है, लेट्स से कि वो F1 F2 उसके एंड पॉइंट्स हैं जो ऑरेंज वाले, वो F3 पे जाके मिल रहे हैं। फिर हमने एक और कॉर्ड ड्रॉ की, लेट्स से जिसके एंड पॉइंट G1 G2 है, एंड फिर वो G3 पे जाके मिल रहा है, राइट। तो इजीली प्रूव किया जा सकता है कि E3 G3 F3 जो होंगे वो कोलिनियर होंगे, तो इसलिए मैंने पोल पोलार का रेफरेंस दिया, वो थ्योरी तुम पढ़ लेना। तो अगर P पॉइंट 1, 1 है तो लाइन L की इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि सर्किल हमें दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसके लिए लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x1 तो x इंटू 1, y1 y इंटू 1 इक्वल्स टू 4। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो बस हमें पोल पोलार की थ्योरी पता होनी चाहिए थी। अब मोस्टली जो कोचिंग्स है वो इसको अवॉइड करते हैं, तो उन्होंने सॉल्यूशन में तुमको इस तरह दिया होगा कि पहले E1 E2 फाइंड किया होगा, F1 F2 फाइंड किया होगा, G1 G2 फाइंड किया होगा, फिर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया होगा। तो वो सब अवॉइड किया जा सकता है अगर ये कंसेप्ट पता हो। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, आई होप ये क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन में सेम सर्किल यूज़ किया गया है, द एक्स वाई प्लेन सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। क्वेश्चन क्या है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द सर्किल एस विद बोथ कोऑर्डिनेट्स बीइंग पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेट द टेंजेंट टू एस एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट एम एन एन। तो पहले हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्स से जहाँ कट कर रहा है उसको एम से लिखना है, और यहाँ पे एन से, ये बाय डिफॉल्ट है। देन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन मस्ट लाई ऑन द कर्व। तो पहले मैं पी एक डिफाइन कर लेता हूँ कि पी अपना ये पॉइंट है। अब पी पे हम टेंजेंट दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आर थीटा के फॉर्म में या फिर x1 y1 के फॉर्म में।
तो लेट्स से मैं x1 y1 के फॉर्म में टेंजेंट लिखना चाह रहा हूँ, तो ये पॉइंट x1 लिया, ये y1 लिया, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x1 प्लस y1 इक्वल टू 4। क्लियर है। अब अगर हमें m के कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम y को 0 पुट कर देंगे, ऐसा करने से 4/x1 0 आ जाएगा। और इसी तरह अगर n के कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें x को 0 कर पुट कर देना चाहिए, उससे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4/y1। हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो है मिड पॉइंट ऑफ mn। तो लेट्स से मिड पॉइंट ऑफ mn इज, यहाँ एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट z है, तो z इज इक्वल टू h, k, और हमें इसका लोकस फाइंड करना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2h इक्वल्स टू 4/x1 एंड 2k इक्वल्स टू 4/y1, राइट। मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हमें सब बता सकते हैं। तो हम x1 y1 को इन टर्म्स ऑफ h एंड k लिख सकते हैं। तो x1 कितना आ जाएगा 2/h एंड y1 कितना आ जाएगा 2/k। एंड ये हमें पता है कि x1 y1 जो है वो सर्किल के ऊपर लाई करता है। तो हम तो कैसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में देखो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4, जस्ट पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 4/h स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से समझ में आ रहा है k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू hk का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट पैसेज जो है वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। There are 5 students S1, S2, S3, S4 and S5 in a music class, and for them there are 5 seats R1 to R5 arranged in a row, where initially the seat Ri is allotted to student Si. तो S1 की seat R1 है, S2 की R2 and so on. But on the examination day the 5 students are randomly allotted the 5 seats. Cool. अब first question read करते हैं. The probability that on the examination day the student 1 gets the seat previously allotted R1 and none of the remaining students get the seat previously allotted to him / her. ओके, तो क्वेश्चन को समझो पहले क्या दिया जा रहा है। तो S1, S2, S3, S4, S5 है, राइट। S1 जो है वो ऑफ कोर्स R1 पोजीशन पे जा रहा है, बट S2, S3, S4, S5 जो है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हमें हैंडल करना है। तो इसमें S2 जो है वो R2 पे नहीं जाना चाहिए, S3 जो है वो R3 पे नहीं जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। S4 जो R4 पे नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से। तो ये कौन सा कंसेप्ट है। ओके, सो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक आउटकम होता है डीअरेंजमेंट, राइट। तो डायरेक्ट हम अभी डीअरेंजमेंट पे जंप मत करो कि डीएन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, पहले समझ लेते हैं डीएन होता क्या है। वैसे इस क्वेश्चन में लग जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला, आसान क्वेश्चन है काफ़ी, बट प्रीवियसली JEE 2015 में थोड़ा कंडीशनल डीअरेंजमेंट पूछा गया था, तो बहुत से लोगों का गलत हुआ था। तो मैं फिर डीएन डिफाइन करता हूँ कि डीएन है क्या। डीएन क्या है कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट n डिफरेंट प्लेसेस दैट नन ऑफ ऑब्जेक्ट गोज टू इट्स प्री डिफाइंड करेक्ट पोजिशन, ओके, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कंडीशन। विदाउट एक्स्ट्रा कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे S2, S3, S4, S5 है, अब इन सब के लिए इनके ओरिजिनल प्लेसेस अवेलेबल हैं और उसके बाद हम इन सबको डिफरेंट प्लेसेस पे भेज रहे हैं। अगर ऐसा होता ना कि S2 के लिए R2 अवेलेबल ही नहीं है सपोज, तो फिर कंडीशनल हो जाता है, राइट। या फिर मैं बोलता कि S2 को मैं नेसेसरी R3 में फिक्स कर देता हूँ, तो ये कंडीशनल डीअरेंजमेंट हो जाता, राइट। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, 4 उनके लिए करेक्ट प्लेसेस अवेलेबल है एंड हमें सबको डीअरेंज करना है। तो डायरेक्ट हम D4 फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो D4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। और ये एडवाइस किया जाता है कि D1, D2, D3, D4, D5 तक सब चीज़ों को याद रखा जाए। नहीं रहता याद तो फॉर्मूला तो है ही है, फाइन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा D4 की वैल्यू 9 आ जाएगी, फाइन। एंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे 5 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/5 फैक्टोरियल। तो बेसिकली 9/120 इक्वल्स टू 3/40। ओके, तो ये वाला पार्ट काफ़ी आसान था। नेक्स्ट पार्ट बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन का, देखते हैं। पैसेज वही है, क्वेश्चन क्या समझो कि फॉर i इक्वल टू 1 2 3 4 लेट ti डिनोट द इवेंट, ये इंपॉर्टेंट है समझो ध्यान से, दैट द स्टूडेंट्स Si एंड Si+1 डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4 इज। तो सैम्पल स्पेस यहाँ पे ऑफकोर्स 5 फैक्टोरियल ही रहने वाला है, 120। ये जस्ट पार्ट हो गया, हमने ख़त्म कर दिया, आप समझते हैं। तो हमने क्या किया है, फिर से ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का आउटकम है। Ti जो है, अब देखते जाओ, Ti क्या है कि Si एंड Si+1 आर नॉट टुगेदर।
तो इसका मतलब समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, S1 S3 S4 S2 S5। तो ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट अलाउड होगा क्या? तो ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इसमें S3 एंड S4 जो है वो साथ में बैठे हैं, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली T3 बार है, ये नहीं चाहिए। सेकंड वाला देखो, इसमें S2 S5 S4 S1 S3 है। तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम है, ये देखो ध्यान से, S5 और S4 साथ में बैठे हैं। अब ऐसा नहीं कि S4 के राइट साइड में S5 होना चाहिए, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, क्योंकि उसने एडजेसेंट बैठने की बात की है। तो इसका मतलब ये कौन सा इवेंट है? ये इवेंट है T4 बार। समझ में आ रहा है? T4 क्या होता? S4 एंड S5 आर नॉट टुगेदर, यहाँ पे हो रहा है T4 बार। अच्छा, थर्ड वाला एग्जांपल देखो, क्या है, लाउड है। S5 के साथ में S3 बैठा है, S3 के दोनों साइड S5 S1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 के दोनों साइड 3 एंड 4 है, 4 के दोनों साइड 1 एंड 2 है, तो ये वाला लाउड होगा। समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक TI बार डिफाइन करते हैं। TI बार का मतलब क्या है? SI एंड SI प्लस 1 आर टुगेदर, तो इसको हमने EI से डिफाइन किया। ओके, एंड जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4, इसका मतलब क्या है? नो टू स्टूडेंट्स सिटिंग टुगेदर हैव डिफरेंस ऑफ सफिक्स 1। तो हमें क्या चाहिए? हमें बेसिकली ये चाहिए, T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4। उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमने टोटल केसेस में से, जो ऑफ कोर्स 120 है, उसमें से E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 माइनस कर देते हैं। तो E1 इसका मतलब इन चार इवेंट में से किसी एटलीस्ट 1 के होने के जो काउंट है वो हमें माइनस कर देना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो समझते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं इवेंट E1 एक्सप्लेन करता हूँ। E1 का मतलब क्या है कि S1 और S2 साथ में होने चाहिए। अब S1 S2 साथ में है, S2 S1 होके भी ये हो सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक फिक्स बॉडी मानता हूँ एंड बाकी 3 को इंडिविजुअल मान के अरेंज करता हूँ। तो ऐसा करने से टोटल हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके होंगे। एंड अंदर वाला 2 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है? ये वाला 2 फैक्टोरियल क्योंकि S1 S2 को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अकेले E1 के होने के जो वेज हैं वो कितने हैं? 48 है। एंड सिमिलरली E2 हो सकता है, E2 मतलब S2 एंड S3 साथ में हो, राइट। सिमिलरली E3 हो सकता है, सिमिलरली E4 हो सकता है। तो इनका टोटल काउंट अगर देखें कि सिग्मा EI अगर मैं लिखूं तो 4 इंटू 48 इक्वल टू 192 विच इज़ ग्रेटर देन 120। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि 120 से ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सारे रिपीटेशंस हैं, राइट। हो सकता है कि जो चीज़ E1 में हो रही है वो E2 में भी हो रही होगी, राइट। E1 E2 में कुछ कॉमन अरेंजमेंट हो सकता है, सिमिलरली E1 E3 में कुछ कॉमन अरेंजमेंट हो सकता है। अब हमें क्या फाइंड करना है? इनके कॉमन अरेंजमेंट फाइंड करते हैं और उनको देखते हैं। अब जो E1 E2 E3 E4 थे, उनमें से एक बार में 2 के होने के अगर तरीके देखें तो वो 6 तरीके कॉम्बिनेशन बन सकता है। 3 मैंने ऊपर लिख दिए कंजुगेटिव वाले, E1 E2 E2 E3 E3 E4, और 3 अलग से नीचे लिख दिए जिनमें गैप है बेसिकली। इसका मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। E1 E2 के एक साथ होने का मतलब क्या है कि अभी 3 स्टूडेंट्स एक साथ रहेंगे बॉक्स में, S1 S2 S3, राइट। अगर सपोज मुझे E3 E4 चाहिए होता है तो इसका मतलब बॉक्स में कौन से स्टूडेंट साथ रहते? S3 S4 एंड S5, इस तरीके से। ये समझ में आ गया? तो लेट्स से कि मैंने E1 E2 के काउंट देखना है किस तरह से काउंट आने वाला है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि S1 S2 S3 को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं एंड S4 S5 को फ्री रखते हैं। तो इनको अरेंज करने के मेथड होंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 2। अब ये 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता था, S3 S2 S1, राइट। मतलब 1 से 3 इंक्रीज कर रहा है, 3 से 1 डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए ये वाला 2 आया। वैसे 12 मेथड्स हो जाएंगे, सिर्फ किसके लिए? जब E1 E2 हो रहा होगा। सेम काउंट E2 E3 के लिए होगा, सेम काउंट E3 E4 के लिए होगा। ओके, अब E1 E3 को समझो। E1 E3 का मतलब क्या है कि E1 का मतलब हुआ कि S1 S2 साथ में होने चाहिए, और E3 का मतलब हुआ कि S3 S4 साथ में होना चाहिए, राइट। तो इनके बीच में S5 आ सकता है, बेसिकली नहीं भी आ सकता, चलेगा, क्योंकि हमें E1 और E3 को एक साथ करवाना है और उनमें कोई भी कॉमन स्टूडेंट नहीं है। तो E1 के लिए मैंने S1 S2 को एक बॉक्स में बंद किया और E3 के लिए S3 S4 को एक बॉक्स में बंद किया। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल से। एंड ये 2 फैक्टोरियल क्यों आ रहे हैं वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो इंटरनल अरेंजमेंट है, S1 S2 का अरेंजमेंट एंड S3 S4 का अरेंजमेंट। तो 24 हो गए। तो इस टाइप के 3 केसेज हैं, हर एक का काउंट 24 होगा। तो इस केस को अगर मैं ध्यान से समझूं कि मुझे सिग्मा नंबर ऑफ काउंट ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ अगर लिखना है तो वो क्या होगा? 3 इंटू 12 पहले वाले केस वन से, क्योंकि हर एक 12 था और 3 थे ऐसे, और 3 इंटू 24 इस वाले केस से। तो ये 36 इंटू 3 होके 108 आ सकता है। एंड अगेन सेम सिचुएशन अराइज होती है कि हो सकता है कि जो चीज़ E1 E2 में हो रही होगी वो चीज़ E1 E3 में हो सकती है, क्योंकि इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अभी मुझे नेक्स्ट केस पे मूव करना है जब एक साथ तीनों चीज़ें हो रही है, लाइक
आउट ऑफ E1 E2 E3 E4, लेट्स से E1 E2 E3 साथ में हो रहे हैं या फिर E1 E3 E4 साथ में हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन को देखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगेन यहाँ हम ध्यान से देखें तो अपने पास फिर से 4 इवेंट थे, E1 E2 E3 E4, और उनके एक साथ 3 के होने के तरीके हम देख रहे हैं। तो टोटल 4 तरीके से एक साथ हो सकता है। तो ऊपर मैंने 2 लिखे जिनके वो जो कंजुगेटिव है, लाइक 1 2 3 2 3 4, और यहाँ कैसे लिखे जिनमें एक का गैप है, 1 2 4 एंड 1 3 4, समझा, बीच में 2 मिसिंग है, इधर 3 मिसिंग है। ऐसा क्यों किया समझोगे अभी। तो E1 E2 E3 4, E1 E2 E3 के एक साथ होने का मतलब क्या है, S1 S2 साथ होने चाहिए, S2 S3 साथ होने चाहिए, और S3 S4 साथ होने चाहिए। तो इन सब का मैंने एक बॉक्स बना दिया और S5 को फ्री छोड़ दिया। ये वाला मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ। तो बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट्स है, अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल वे। और ये वाला 2 क्यों आएगा, क्योंकि मैं एक बार इसको 1 2 4 अरेंज कर सकता हूँ, एक बार 4 2 1 अरेंज कर सकता हूँ इंटरनल अरेंजमेंट के लिए। तो ऐसे 4 होंगे, तो इसके लिए 4 होंगे, और सिमिलरली इस वाले के लिए भी 4 होंगे। ये क्लियर है। एंड अभी तुम्हें काफ़ी आइडिया लग गया होगा। जैसे अगर मुझे E1 E2 E4 का एक्सप्लेन करना है, तो E1 E2 का मतलब S1 S2 S3 साथ में, एंड E4 का मतलब S4 S5 साथ में। क्लियर। तो अभी यहाँ पे 2 ही ऑब्जेक्ट है, इनको अगर मैं अरेंज करता हूँ तो 2 फैक्टोरियल वेज, एंड 1 2 3 का इंटरनल अरेंजमेंट 2 वे से, एंड S4 S5 का इंटरनल अरेंजमेंट 2 वे से। तो कितना हो गया, 8। तो ये भी 8 एंड ये भी 8। तो इसका अगर मैं काउंट देखूँ तो 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 24। अब एक लास्ट केस बचा है कि भाई इन सब में भी आपस में कॉमन हो सकता है। E1 E2 E3 4 और E1 E2 E4 में क्या कॉमन हो। तो एक लास्ट केस बचता है अपने पास, E1 E2 E3 E4 चारों एक साथ हो रहे होंगे। तो वो बहुत समझने के लिए आसान है कि उसमें पाँचों के पाँचों स्टूडेंट्स जो होंगे वो या तो S1 से S5 होंगे या फिर S5 से S1 होंगे। तो देखते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि अगर चारों E1 E2 E3 4 एक साथ हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं इनको अरेंज करने के, या तो 1 to 5 या 5 to 1। ओके, अब हमें जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो है इनका यूनियन। तो यूनियन हम कैसे लिखते हैं, सिंगल टाइम का एडिशन, 2 टाइम सिंगल टाइम सबका एडिशन किया, फिर इंटरसेक्शन वालों को माइनस किया, 2 बार इंटरसेक्शन को, 3 बार तीनों का इंटरसेक्शन उसको ऐड किया, 4 का इंटरसेक्शन उसको माइनस किया। सो 192 था ये 108 था, ये 24, ये 2। तो ऐसे टोटल 106 केसेज हैं। एंड ये 106 केसेज वो हैं जो हमें नहीं चाहिए, राइट। शुरुआत में हम देखा था कि हमने T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4 जब लिखा था, तो टोटल माइनस इनका यूनियन चाहिए हमें, तो 14 केसेज आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 14/120, 7/60। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से करके देखो। थैंक यू।